जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मूविंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम की एक्सरसाइज। पोएम हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो इसको हम ज़रा देखते हैं। ये जो प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं ये भी उन्हीं क्वेश्चन के साथ मैं कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं साइथ। साइथ किसको बोलते हैं? द्रांति को बोलते हैं, ऐसा औजार जिससे घास वगैरह काटी जाती है, ठीक है। सिकल या कटर, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है फे। फे किसको कहते हैं? फेरी को कहते हैं। फेरी का सिंपल मतलब उर्दू में होता है परी, ठीक है। एल्फ किसको बोलते हैं? एम्प को बोलते हैं, डिवार्फ को बोलते हैं या फेरी को बोलते हैं। डिवार्फ का मतलब होता है जो छोटी कद के लोग होते हैं ना, बोने वगैरह, जिस तरह हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं। उसके बाद है आइडल। आइडल किसको बोलते हैं? निकम्मे इंसान को कहते हैं, लेजी या इंडोलेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का क्या मतलब होता है? सोबर या सोलम मैन, ठीक है। जो अच्छा इंसान होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है स्वेल। स्वेल का क्या मतलब होता है? डिच, अ लो ट्रैक ऑफ द मोस्ट, ठीक है। जिसे हम अपनी उर्दू ज़बान में खड्डा कहते हैं, ठीक है। जैसे ऊंच नीच होते हैं ना टीलू में, तो नीच को क्या कहते हैं? डिच। फीबल किसको कहते हैं? फीबल कमज़ोर को कहते हैं, वीक और डेलिकेट, नाजुक, ठीक है। आर्काइसिस का क्या मतलब होता है? अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ये फूल की नस्ल से कोई पौधा है। उसके बाद क्या है? स्पाइक। स्पाइक किसको बोलते हैं? उभरी हुई जगह को कहते हैं, थॉर्न या स्पाइन, कांटों को कहते हैं। हे। हे का क्या मतलब होता है? घास को कहते हैं। वैसे ये जो हे है सूखी घास को कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या बनेंगे? फॉडर भी उसी को कहते हैं, फीड भी खुराक को ही कहते हैं। उसके बाद जी हम देखते हैं ज़रा क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये देखते हैं जो प्री रीडिंग क्वेश्चन जो पोम से पहले दिए गए हैं, ये हर बंदे ने अपने मुताबिक आंसर करना है। डू यू लाइक गार्डनिंग? अब मैं पसंद करता हूँ तो मैंने क्या लिखा? येस आई लाइक गार्डनिंग एज इट इज़ अ ग्रेट वे टू रिलैक्स, इंजॉय द नेचर एंड सी योर हार्ड वर्क टू ग्रो इन टू द ब्यूटीफुल थिंग्स। हर बंदे ने अपने मुताबिक देख लेना है। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, डज द टाइटल ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट इट्स थीम? कि क्या जो पोएम का थीम है ये रिफ्लेक्ट करता है उसके थीम को? पोएम का जो टाइटल है क्या ये रिफ्लेक्ट करता है थीम को? Yes, the title Moving reflects the theme of the poem, which includes the simplicity and the tranquility of the manual labor, the connection with the nature, ठीक है। मूविंग आप देख लें, मूविंग कहते ही कटिंग को है, ग्रासी प्लाट वगैरह या किसी भी चीज़ को जब पौधों को प्रून वगैरह करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? टाइटल वाकई उसके थीम को डिपिक्ट करता है। What is a sonnet? A sonnet is a 14-line poem with a specific rhyme scheme and structure, traditionally dealing with the themes like love, beauty, nature, and morality. There are two main types, Shakespearean and Italian, ठीक है। ये आपको सनेट का पता होना चाहिए कि ये 14 लाइन्स की होती है। तो उसके आगे थोड़ा सा मैंने डिटेल लिख दी है कि ये मूविंग पोएम कैसी है। मूविंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज नॉट अ ट्रेडिशनल सोनेट, इट डजंट फॉलो द टिपिकल सोनेट स्ट्रक्चर और द राइमिंग स्कीम। जिस तरह से होती है ये उस तरह को फॉलो नहीं करती, एंड इट इज़ मोर मॉडर्न एंड फ्लेक्सिबल पोएम, ठीक है। तो ये ज़रा फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ द फॉर्म एंड स्टाइल। जिस तरह से क्लासिकल पोम्स लिखी जाती हैं सनेट्स, ये उस तरह से नहीं है, ये थोड़ा सा मॉडर्न है। आई वुड से इट्स अ लिरिकल पोम विद अ यूनिक फॉर्म रादर देन अ ट्रेडिशनल सोनेट, ठीक है। जो पुरानी सनेट्स लिखी गई थी ये उसके मुताबिक नहीं है, ये अपने तरह की एक मॉडर्न और यूनिक है। उसके बाद ज़रा एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ विस्परिंग टू द ग्राउंड? अगर हम पोम में देखते हैं, द लॉन्ग साइड इज विस्परिंग टू द ग्राउंड, वो जो द्रांति है वही ज़मीन से बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द विस्पर्ड अकॉर्डिंग टू द पोर्ट? ठीक है, कि क्या बात उसने कही थी? अकॉर्डिंग टू द पोर्ट परहैप्स इट वाज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन। अगर आप पोएम को पढ़ते हैं तो वो जब गेस करता है तो वो यही कहता है कि मुझे लगता है इन्होंने गर्मी के बारे में बात की है। उसके बाद है इनलेस द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? जब आप किसी जिंदा चीज़ की खसूसियात किसी मुर्दा चीज़ के साथ लगा देते हैं, ठीक है।
अब देखें द साइथ विस्परिंग, अब कान में जो बात आप करते हैं जिसे हम सरगोशी कहते हैं, तो वो क्या करता है, इंसान करता है, लेकिन इसने किस चीज़ के साथ मिला दिया, दरांती के साइथ के साथ या सिकल के साथ मिला दी है। साइथ इज नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगी कि जिंदा चीज़ की जो खूबी है वो किसके साथ, नॉन लिविंग के साथ मिला दी गई है। उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर किसको कहते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन को कहते हैं, किसी चीज़ का डायरेक्ट कंपैरिजन कर देना दूसरी चीज़ के साथ। द गिफ्ट ऑफ द आइडल थॉर्न्स, द गिफ्ट ऑफ द आइडल ऑर्स, ठीक है। अब इसमें देखें डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ द टाइम विद द गिफ्ट, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया। उसके बाद क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है, एलिट्रेशन कहते हैं रेपिटिशन ऑफ साउंड्स को। जब कोई भी साउंड्स रिपीट हो रही है वर्ड्स के शुरू में, पोएम की एक लाइन में, उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। अब वहाँ पे एक लाइन है, देखें, व्हाट वाज इट विस्पर्ड। अब देखें इधर भी वह साउंड है, मैंने अंडरलाइन कर दी है, ये नीचे देखें तीनों मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। व्हाट वाज इट विस्पर्ड, विस्पर्ड में भी वही साउंड है, वाज में भी वही है, व्हाट में भी वही है। उसके बाद है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट किस चीज़ को कहते हैं, इंजैम्पमेंट का मतलब होता है कि जब किसी लाइन में, ये मैं आपको एग्जांपल ज़रा दिखाता हूँ पोएम के अंदर, अगर आप ये देखते हैं तो देखें ये वीक के बाद, देखें वीक के बाद कोई सेमी कॉलन कामा वगैरह कुछ भी नहीं है और दूसरी लाइन इसके साथ शुरू हो रही है। तो इस टेक्निक को जब एक लाइन के एंड पे कुछ भी ना हो, इसे इंजैम्पमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जब हम दूसरी लाइन मिला के पढ़ते हैं तब इसका मीनिंग कंप्लीट होता है। इसी तरह ये फ्लावर्स के बारे में भी, फ्लावर्स वाली लाइन में भी यही है, देखें इसके आगे भी कोई अलामत नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, लिहाजा ये भी दोनों लाइनें एक साथ हम पढ़ेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, इंजैम्पमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इंजैम्पमेंट टेक्निक यूज़ की गई है 9 to 10 लाइन में और 11 to 12 लाइन में। उसके बाद रेपिटेशन है कि पोएट ने कौन कौन सा वर्ड बार बार रिपीट किया है। तो रेपिटेशन किन अल्फाज की है, साइद को रिपीट किया है और विस्पर्ड को रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम ऑफ द लेबरर दैट ही नोज। तो क्या है, अब देखें, द स्वीटेस्ट ड्रीम ऑफ द लेबरर इज कंप्लीशन ऑफ द वर्क विच ही कंप्लीट्स एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो ये क्या है, तो इंसान के लिए, लेबरर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि वो अपना काम कंप्लीट करे और उसे मजदूरी मिल जाए। और ये एंड वाली जो 2 लाइनें हैं पोएम की, जब उनको आप देखते हैं तो वो यही कहता है कि इधर मैंने घास की ढेर लगा दी और उधर से क्रांति ने अपना काम कर दिया, और ये वो खुशी है जो तुम नहीं समझ सकते, एक लेबरर समझ सकता है। What is the central idea of the poem? The central idea of the poem is that doing simple physical work like mowing a field can be peaceful and fulfilling and helps us to connect with the nature. तो जाहिर सी बात है, ये पोएम हम पढ़ चुके हैं, इसका जो थीम है वो क्या है, नेचर है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्म एंड द टोन ऑफ द पोएम, ठीक है। द फॉर्म ऑफ द, इट इज लिरिकल पोएम, ठीक है, ये लिरिकल पोएम है। एंड द टोन इज काम, सीरीन, सीरीन भी पीसफुल को कहते हैं, एंड कंटेम्पलेटिव विद अ सेंस ऑफ क्वाइट रेवरेंस फॉर द नेचुरल। रेवरेंस किसको कहते हैं, रेस्पेक्ट को कहते हैं, नेचर की रिस्पेक्ट की जा रही, वर्ल्ड एंड द सिंपल एक्ट ऑफ मोविंग। मोविंग आपको ऑलरेडी पता है। पोस्ट रीडिंग जो क्वेश्चन है उसको जरा देख लें। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, व्हाट आर योर एस्पायरेशंस इन लाइफ एंड हाउ विल यू प्लान रीच योर डेस्टिनेशंस। तो इसके लिए ये है कि हार्ड वर्क इज इंडीड अ की टू सक्सेस एंड इट्स अ ग्रेट दैट यू रिकॉग्नाइज दैट टू रीच योर डेस्टिनेशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप। अब ये इसने आगे फॉलोइंग स्टेप बताए हैं। सेट अ क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, ठीक है, तो आपने क्लियर गोल्स अपने सेट करने होते हैं। ब्रेक डाउन द बिगर गोल्स इनटू द स्मॉलर गोल, लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल में लेके आना होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लोर से आगे वाले फ्लोर पे जाना है, ऊपर वाले पे, तो आप सीढ़ियों के जरिए, स्टेप के जरिए जाते हैं, इसका मतलब आप अपनी मंजिल को एक एक कदम में डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह जो लॉन्ग टर्म गोल्स होती हैं वो भी ऐसे ही होती हैं। उसके बाद है क्रिएट अ प्लान, उसके लिए अच्छा सा प्लान बनाएं। स्टे फोकस्ड, उस पर आपने फोकस रहना होता है। एम्ब्रेस द चैलेंजेस, चैलेंज भी एक्सेप्ट करने होते हैं। कंटिन्यूसली लर्न, आपने सीखना होता है, अपने आप को अच्छे लोगों के से सपोर्ट देनी होती है। स्टे अडेप्टेबल और चेंजेस को एक्सेप्ट
तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं कि आगे क्या है एक्सरसाइज में। इमेजरी, इमेजरी क्या होती है? इमेजरी इमेज से निकला है। इमेजरी किस चीज़ से निकला है? इमेज से निकला है। जब पोएट कुछ खास वर्ड बयान करके आपके माइंड में एक तस्वीर बना रहा होता है, इसको इमेजरी कहते हैं। ठीक है, जो आपकी फाइव सेंसेस को अपील करती है, उसको क्या कहते हैं? इमेजरी। द मेंटल इंप्रेशन समन्ड अप बाय अ वर्ड। ठीक है, समन्ड अप मीन कॉल अप, phrase or sentence. It suggests to the reader that who think and feel. It usually appeal to our sense of the smell, taste, touch, hearing and sight, जो हमारी फाइव सेंसेस हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें ज़रा। फ्रैग्रेंस ऑफ रोजेज। अब देखें, जब आपको ये कोई कहता है तो आप एक माइंड में इमेज बनाते हैं आपको कि ये सूंघने से रिलेटेड है, कि फूलों की खुशबू कैसी होती है। एज स्वीट एज हनी। देखें, अब आपको जब कोई पोएट इस तरह लिख देता है, आपको पता चलता है कि इतनी मीठी, इतनी अच्छे मीठे टेस्ट की तारीफ हो रही है। तो ये क्या है? टेस्ट से रिलेटेड है। इसी तरह है वेलवेटी टेक्सचर, तो ये टच की हो रही है। वेलवेट किसको कहते हैं? मखमल को कहते हैं, जो नॉर्मल नरम कपड़ा होता है, बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, तो ये टच से रिलेटेड है। स्वीट सॉन्ग ऑफ द कुकू। स्वीट सॉन्ग ऑफ द कुकू क्या है? ये जो किसी से हम कोयल वगैरह कहते हैं, ये उसकी आवाज़ होती है। ठीक है, ये हेयरिंग से रिलेटेड है। लश ग्रीन वैली, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन, बहुत ही प्यारी वैली। अब ये किससे है? विजन, साइट से रिलेटेड है, कि देखने की बात हो रही है। अब आगे है मेटाफर। मेटाफर का आपको सिंपल उसमें पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ को कहते हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन को कहते हैं। ठीक है, अगर कोई माँ अपने बच्चे को कहती है कि मेरा बेटा चांद जैसा खूबसूरत है, अब इसमें वर्ड जैसा आ गया, चांद जैसा, तो ये जिसमें लाइक, कैन, ये वर्ड आ जाएं तो वो होती है सिमिली, जिसे हम उर्दू में तशबीह कहते हैं। लेकिन जब वर्ड से विदाउट वर्ड्स, इन वर्ड्स के अलावा कंपैरिजन किया गया हो, तो उसको क्या कहते हैं? फिर मेटाफर कहते हैं। अगर कोई माँ कहती है कि मेरा जैसा शेर जैसा बहादुर है, तो ये सिमिली है। अगर वो कहती है मेरा बेटा शेर है, तो ये क्या है? मेटाफर हो गया, उसने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। अब देखें, अ स्पीच दैट कंपेयर्स टू और मोर थिंग्स विद अ सिमिलर क्वालिटी एंड डज नॉट यूज लाइक और एज। ठीक है, जैसा, लाइक, एज, ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में लाइक और एज इस्तेमाल करते हैं। जब इन वर्ड के बगैर होगा तो ये क्या होता है? मेटाफर होता है। अब एग्जांपल देखें, लाइफ एज अ बनाना क्रीम पाई। ठीक है, अब देखें, इसने लाइक एज कोई वर्ड यूज नहीं किया, तो ये क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन है। इसी तरह आगे देखें, टाइम इज मनी। ठीक है, तो इसने क्या किया है? इस इधर भी डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, किसी भी चीज़ के साथ उसको मिलाया नहीं गया है, लाइक और एज इस्तेमाल नहीं किए गए। जी, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं? व्हेन यू एसोसिएट द एबिलिटी ऑफ द लिविंग थिंग्स विद द नॉन लिविंग थिंग। जब आप किसी जानदार की खूबी नॉन लिविंग चीज़ के साथ मिला देते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। व्हेन एन इनएनिमेट, इनएनिमेट का क्या मतलब है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट इमेज इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज और एबिलिटीज। ठीक है, जब किसी गैर जानदार चीज़ को इंसानों की या जिंदा चीज़ की खूबी उसके साथ एसोसिएट कर दी जाए, लिंक कर दी जाए, उसको क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। देखें, द लीव्स डांस्ड इन द वाइन, इन द विंड। ठीक है, द लीव्स डांस इन द विंड। अब देखें, पत्ते डांस कर रहे थे। अब डांस करना तो इंसान का वो है। ठीक है, द ट्री स्क्रीम्ड। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। ठीक है, अब देखें, चीखता तो चिल्लाता तो इंसान है, भला पौधे कहाँ चिल्लाते हैं? ठीक है, अंडर द saw blade, it was the structuring sort of blue। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे पास? पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है सिमिली। सिमिली का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज। इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल होता है। अब देखें एग्जांपल उसको, ही वॉज एज एक्साइटेड एज अ किड एट द फेयर। ठीक है, वो मेले पे इतना खुश था कि जैसे एक बच्चा खुश होता है। ही लुक लाइक अ जैक इन द बॉक्स द वे केप्ट ही जंपिंग अप। ठीक है, अब देखें, इसमें भी लाइक आ गए। ये जितने भी वर्ड होंगे लाइक, एज, ये जब आ जाए तो वो सिमिली होती है। उसके बाद है जी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसको कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं रेपिटिशन ऑफ द साउंड।
जब आप कोई पोएम पढ़ रहे होते हैं उसकी लाइन में वो किस साउंड से शुरू हो रही है, रेपिटेशन ऑफ साउंड अगर वो सेम है तो उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल साउंड। ठीक है, जो इनिशियल साउंड्स होती हैं, ये ना हो कि आप जो एंड पे मिलती है वो राइमिंग स्कीम होती है, जो पहले मिलती है वो क्या होती है, इनिशियल साउंड, द वर्ड विद इन द लाइन और द वर्ड्स ऑफ द पोएट्री। अब देखें, मिस स्मिथ इंग्लिश क्लास काजेज हर कंफ्यूजन। अब देखें इसने भी अंडरलाइन किए हुए हैं जो मैं पहले आपको एग्जांपल दे चुका हूं। ठीक है, तो ये का साउंड से शुरू हो रहे हैं। ओनोमेटोपोया, ये क्या होता है, नेचुरल साउंड्स को कहते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ द वर्ड सजेस्ट देयर मीनिंग व्हेन प्रोनाउंस्ड। ठीक है, अब ये नेचुरल जो साउंड्स होती हैं ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ, किसको कहते हैं, नेचुरल साउंड्स को कहते हैं। जब पोएट कोई नेचुरल साउंड इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं, ओनोमेटोपोया। देखें, द बीज बज इन द क्लॉक टिक टॉक्स, द स्नेक हिसेस। ठीक है, आप देखें, हिसेस सरसराना, ये बज और ये टिक टॉक जो घड़ी की टिक टॉक, इसी तरह जो कोयल परिंदा है वो कू कू करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ओनोमेटोपोया है। उसके बाद है राइम। राइम क्या होता है, टू वर्ड विच एंड विद आइडेंटिकल साउंड। अब देखें, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, एलिट्रेशन और राइमिंग में क्या फ़र्क है, ये होता है एंड, ठीक है, और ये क्या होता है, इनिशियल। तो ये डिफरेंस याद रखना है, वो साउंड के शुरू में आता है और ये एंड पे आता है। टू वर्ड्स विच एंड विद द आइडेंटिकल साउंड राइम डिपेंड्स ऑन द साउंड नॉट स्पेलिंग। ठीक है, तो ये स्पेलिंग पे नहीं, साउंड पे डिपेंड करता है। देखें, क्राइम, राइम, स्लाइम, टाइम। ठीक है, अब देखें इनके जो पहले साउंड्स हैं वो तो चेंज हैं, लेकिन एंड वाली साइड, एंड वाले जो साउंड है वो क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या है, राइम है। ये ओरल कम्युनिकेशन है या पैनल डिस्कशन इन द क्लासरूम। ठीक है, ये क्लास में आपको टीचर करवाएंगे। पिक आउट द राइमिंग वर्ड ऑफ द पोएम मूविंग। ठीक है, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ द इलिट्रेशन इन द पोएम। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। उसके बाद है पुट वर्ब इनटू द करेक्ट टेंस फॉर्म। ठीक है, करेक्ट फॉर्म इनटू द, अब इनके लिए एक चीज़ याद रखें, जब भी आपने फॉर्म पुट करनी हो और आपको क्लास दिए गए हों, हमेशा प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट मिलता है, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट होता है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये चीज़ आपके काम आएगी। ठीक है, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट होता है या फिर प्रेजेंट प्लस फ्यूचर होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मिलते हैं। पास्ट प्लस पास्ट होगा हमेशा, क्या होगा, पास्ट प्लस पास्ट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आगे। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट टेंस ऑफ आर, वी कैन गो आउट। अब यहाँ से हमें कैसे पता चला, कैन से हमें पता चला कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे हमने क्या लगा दिया, नॉट और रेन आया हुआ है, दोनों हमने यूज़ करने हैं, तो इसके साथ हमने प्रेजेंट ही लगाना है। ठीक है, इट इज़ नॉट रेनिंग। उसके बाद है अली वाज। अब देखें, वाज से हमें पता चला पास्ट फॉर्म है, अली वाज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड। तो इसके साथ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, क्योंकि पास्ट है। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि पास्ट के साथ क्या आता है, पास्ट आता है। 3 को देखें ज़रा, आई एम गेटिंग हंग्री, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट। अब देखें, लेट्स गो, ये क्या है, हैव समथिंग टू ईट, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इधर भी मैंने क्या लगाया है, एम लगा दिया है। अब देखें, व्हाट यू डू इन योर स्पेयर टाइम, हैव यू गॉट एनी हॉबीज। अब हैव यू गॉट, ठीक है, हैव किस में हमारे पास यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो इधर फिर हम क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, क्या करते हो। माई ब्रदर यूजुअली, अब देखें ये यूजुअली आ गया है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल रूटीन की बात हो रही है, और रूटीन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते होते हैं। ठीक है, तो ये फोन्स, ये फ़ोन, एक तो फ़ोन हमारे पास मोबाइल होता है, ये फ़ोन वर्ब भी है, किसी को कॉल करना। ठीक है, तो इसलिए माई ब्रदर यूजुअली फोन्स मी ऑन फ्राइडेज बट ही डिड नॉट फोन मी लास्ट फ्राइडे। ठीक है, अब इधर इसने मिक्स कर दिया है,
जो पहले मैंने आपको रूल बताया था, तो आजकल ये मिक्स कंडीशनल भी आए हुए हैं। जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो इधर वैसे ये होना नहीं चाहिए था जो पुराने रूल्स हैं, लेकिन ओनली द चेंज इज़ परमानेंट। इस पूरी दुनिया में एक चीज़ जो है वो परमानेंट है, और वो क्या है, चेंज। तो ये याद रखना, इसने एक साथ मिला दिया है। इनको मिक्स कंडीशनल कहा जाता है जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट डे, फ्राइडे, लास्ट ईयर, ये जब आ जाएं तो इनके साथ आपने पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना होता है, इसलिए मैंने इनके साथ डिड यूज़ किया है। आई एम लुकिंग फॉर अरहम, देखें आई एम प्रेजेंट आ गया, सी हिम क्या आएगा फिर, हैव यू सीन हिम, ठीक है। प्रेजेंट के साथ ही हमने उसका सिंपली यही होता है कि एक अगर परफेक्ट हो तो दूसरा कंटिन्यूअस या सिंपल आ जाता है। व्हेन आई लास्ट सा यू, यू ऑफ मूविंग, लास्ट सा यू, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस आया हुआ है, तो इसके साथ हम कंटिन्यूअस भी पास्ट का लगाएंगे कि यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अ न्यू फ्लैट। उसके बाद देखें, दैट्स राइट बट इन द एंड आई डिसाइडेड टू स्टे वेयर आई वाज। अब देखें, वेयर आई वाज से मुझे पता चला कि ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो इसलिए मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। व्हाट इज दैट नॉइज, व्हाट, ठीक है। अब देखें ये व्हाट इज दैट नॉइज, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब है करंट सिचुएशन की बात हो रही है। व्हाट अगर हैपनिंग आया हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग, कि करंट मूवमेंट की बात हो रही है, कोई क्वेश्चन किसी से पूछ रहा है। 9 को देखें, इट्स यूजुअली ड्राई हेयर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, यूजुअली आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। इट नॉट रेन मच, तो इसका क्या मतलब है, इट डज नॉट रेन। इट के साथ हमेशा डू नहीं लगता, डज लगता है, तो इसलिए हमने क्या कह दिया, इट डज नॉट रेन मच। 10th को देखते हैं, येस्टरडे इवनिंग द फोन, अब येस्टरडे आ गया, येस्टरडे किसको कहते हैं, गुजरे हुए कल को कहते हैं। येस्टरडे द फोन रैंग 3 टाइम्स व्हाइल वी, ठीक है, पास्ट से ही होता है, व्हाइल वी वर हैविंग डिनर, ठीक है। कल, गुजरा हुए कल, फोन 3 दफा बजा इसी दौरान जब हम खाना खा रहे थे। अब वर्बल्स किसको कहते हैं, वर्बल सिंपल सा एक वर्ड है, इसके बारे में याद रखें। जैसे डिजिट से डिजिटल है, जैसे डिजिट से डिजिटल है, इसी तरह वर्ब से वर्बल है, ठीक है। तो जो चीज़ वर्ब से मिल के बनती है उसे क्या कहते हैं, वर्बल कहते हैं। ये जो जेरेंड्स होते हैं ये भी वर्ब से बनते हैं, इन्फिनिटिव्स होते हैं ये भी वर्ब से बनते हैं, पार्टिसिपल भी किससे बनते हैं, वर्ब से बनते हैं। अब जरा हम देखते हैं, द 3 वर्बल्स जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब, ठीक है। ये आपको पहले पता होगा कि जेरेंड्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं, वो एज अ नाउन फंक्शन करें, क्या करें, एज अ नाउन फंक्शन करें। इसके लिए ये शर्त है कि जेरेंड को हमेशा एज अ नाउन फंक्शन करना चाहिए। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव वो होता है जब आप किसी चीज़ से पहले टू लगा देते हैं। मैं कहता हूँ टू रन, तो ये क्या है, इन्फिनिटिव हो गया। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल की 2 टाइप्स होती हैं, ये मैंने नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है। पार्टिसिपल क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जो आईएनजी पे एंड होता है, ठीक है। जैसे ही वाज रनिंग, तो आईएनजी पे एंड हो रहा है, तो ये वर्ड क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब ईडी पे एंड हो या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईडी वैसे तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड जो हमारे पास ईडी पे एंड नहीं होते, फिर उनकी हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, वाक है, वाक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वाक्ड, उसके साथ तो ईडी आता है। लेकिन अगर हम देखते हैं राइट वर्ड है, WRIT, तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या बनती है, राइट, रोट, रिटन, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल रिटन बनेगा, ठीक है। तो ये हम पहले मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। पार्टिसिपल की 2 टाइप्स है, प्रेजेंट और पास्ट। अब आगे हम जरा देखते हैं जेरेंड वर्बल नाउन, ठीक है। वर्बल नाउन को क्या कहते हैं, जेरेंड। द जेरेंड एंड्स इन आईएनजी एंड फंक्शंस एज अ नाउन, तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये एज अ नाउन फंक्शन करता है। अब देखें, जंपिंग एज अ फन, तो ये कैसे जेरेंड है, हमेशा हमारा सेंटेंस हमेशा नाउन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जंपिंग एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्या है,
वैसे तो जंप वर्ब है, लेकिन उसी के साथ आईएनजी लगा के उसका क्या बना दिया गया है, नाउन बना दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जेरेंड हो जाएगा। इसी तरह ही लाइक स्काइंग, ही लाइक, ही देखें सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, लाइक क्या हो गया, वर्ब हो गया, स्काइंग क्या हो गया, ये हमारे पास नाउन हो गया। जो नाउन होता है या तो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है या फिर एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी जेरेंड हो जाएगा। अब आगे देखें जरा, ही हैड यूनिक वे ऑफ विस्लिंग, ही, तो विस्लिंग भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जेरेंड हो जाएगा। ये सिंपल मैं आपको बता चुका हूँ, आईएनजी पे जब एंड होता है। उसके बाद क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, जब आप किसी चीज से पहले टू लगा देते हैं। द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद टू। ठीक है, बेस फॉर्म विद टू, यूजुअली इट फंक्शंस एज अ नाउन, although it can also function as an adjective or adverb। ये एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ये फिर हमें वर्ड के साथ जब लगा हुआ हो तभी पता चलता है। ठीक है, कि वो एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, एज अ नाउन यूज हुआ है। तो ये हम सेंटेंस के फंक्शन को देखते होते हैं। और सेंटेंस का कभी भी आपको पता ना चल रहा हो तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया करें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। उससे आपको आसानी हो जाएगी कि वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें, टू जंप इज फन। तो जो टू जंप क्या है, यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है, ये उसने भी बताया हुआ, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज टू जंप। तो अब देखें, आई लाइक टू स्काई। अब देखें यहाँ पे आई आ गया, लाइक वर्ब आ गया, तो इसके बाद जो टू स्काई है ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी हैड सजेशन टू ऑफर, शी हैड सजेशन टू ऑफर, टू आ गया पहले, तो ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव मॉडिफाइंग सजेशन है, क्योंकि सजेशन के साथ लगा हुआ है। जब कोई चीज़ नाउन के साथ लगी हुई हो वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। सजेशन हमारे पास नाउन है, तो ऑफर, तो ये है तो हमारे पास इन्फिनिटिव ही, लेकिन एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। ही कॉल्ड टू वार्न हर। अब देखें, कॉल्ड हमारे पास वर्ब है, तो वर्ब को जो चीज़ मॉडिफाई करती है वो क्या होती है, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टू वार्न इधर क्या हो गया, एड वर्ब हो गया। तो इसी तरह याद रखना है कि पार्टिसिपल कहीं पे भी यूज हो तो इससे पहले तो टू आता है, लेकिन इसका फंक्शन कि ये एज अ क्या काम कर रहा है, ये हम किस चीज में देखते हैं, हम उसके यूज पे देखते हैं। ये तो ये आगे देखते हैं, पार्टिसिपल, वर्बल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल को देखते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल इज अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और ईडी, और ये क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो ईडी पे एंड होता है। पार्टिसिपल्स में फंक्शन एज एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग नाउन। ठीक है, ये भी हम उसके यूज पे देखते हैं। अब देखें, द डांसिंग पैरट्स इंटरटेन द क्राउड। अब देखें, ये हमारे पास इंटरटेन जो है ये क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है और इससे पहले वाला क्या होता है, नाउन होता है। पैरट तो हमारे पास नाउन हो गया, लेकिन उसी के साथ लगा हुआ है डांसिंग, अ डांसिंग पैरट। ठीक है, तो ये डांसिंग हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव है। तो ये डांसिंग किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये नाउन पैरट के बारे में बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखें ज़रा, द wrecked sailboat washed upon the shore। द wrecked sailboat। अब देखें, washed अगर हमारे पास वर्ब है, इसके बाद वाला तो ऑब्जेक्ट होता है। अब ये हमारे पास नाउन हो गया, नाउन के साथ जो चीज़ लगी हुई हो वो हमारे पास क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। तो ये wrecked भी क्या हो गया, wrecked कहते हैं तबाहशुदा। ठीक है, ख़त्मशुदा। तो ये wrecked हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब एक्सरसाइज में देखते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्बल्स। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिसाइड इफ द वर्ड और द फ्रेज इन द बोल्ड इज पार्टिसिपल, जेरेंड और एन इन्फिनिटिव। होपफुली अब आपको ये आसान लगेगा। अब देखें, द चिल्ड्रन सिंगिंग एंड लाफिंग वोक मी अप। अब देखें, आई एन जी आ गया, सिंगिंग एंड लाफिंग आ गया, तो ये क्या है, जेरेंड है। नहीं, ये जेरेंड नहीं है बेटा। ठीक है, ये जेरेंड नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
ठीक है, ये पार्टिसिपल है। कैसे पार्टिसिपल है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखें, वोक मी अप, ये क्या है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होता है, हमेशा नाउन होता है। चिल्ड्रंस सिंगिंग एंड लाफिंग, ठीक है, बच्चों की हंसी ने क्या कर दिया है, उसे जगा दिया है। अब आगे देखें जरा, जेनी लाइक्स टू डांस इन द रेन, जेनी लाइक्स टू डांस इन द रेन। अब देखें, लाइक्स वर्ब आ गया, टू डांस आ गया है, तो ये क्या है, टू डांस हमारे पास क्या है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव है, लेकिन ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये फिर एज एन एडवर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे उसने हमसे ये बात नहीं पूछी। अब देखें जरा, देयर आर मैनी वेज ऑफ ब्रेकिंग अ हार्ट, ठीक है, मैनी, देयर आर मैनी वेज ऑफ ब्रेकिंग अ हार्ट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी वाला। अब ब्रोकन हार्ट विल नेवर, तो ये ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रोकन। हैप्पीनेस इज हैविंग लार्ज लविंग केयरिंग क्लोज नेट फैमिली, ठीक है, तो अब देखें, लविंग है, केयरिंग है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये पार्टिसिपल है। आई बिलीव दैट लाफिंग इज अ बेस्ट कैलोरी बर्नर, आई बिलीव दैट, तो ये लाफिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, जेरेंड हो जाएगा। अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि ये नाउन की जगह इस्तेमाल नहीं हुआ, तो देखें, आई बिलीव एक क्लास है, दैट हमारे पास कनेक्टर है, वो मिला रहा है, उसके बाद दूसरी क्लास शुरू हो रही है लाफिंग, लाफिंग इज द बेस्ट कैलोरी बर्नर, तो ये हमारे पास जेरेंड हो गया। आई डोंट वांट टू अचीव इमॉर्टैलिटी थ्रू माय वर्क, ठीक है, अब देखें, आई डोंट वांट टू अचीव, ठीक है, आगे भी टू अचीव आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ही एस्केप्ड अवे इन द वाचिंग कार, इन द वेटिंग कार, ही एस्केप्ड अवे इन द वेटिंग कार, तो वेटिंग कार भी क्या हो जाएगी, पार्टिसिपल हो जाएगा। इट इज़ नॉट इनफ टू सक्सीड, टू सक्सीड आ गया, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। हंटिंग डॉग्स आर कॉल्ड हाउंड्स, ठीक है, हंटिंग डॉग, ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब आगे ज़रा देखते हैं, गाइडलाइंस फॉर पैराफ्रेजिंग अ पोएम, कि पोएम को कैसे पैराफ्रेज करते हैं। पैराफ्रेजिंग अ पोएम इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर द मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया हो सकता है। फॉलोइंग आर अ फ्यू पैराफ्रेजिंग टिप्स दैट मे बी यूजफुल, तो क्या होते हैं, राइट इन मॉडर्न प्रोज एंड चेंज एज मैनी ऑफ द ओरिजिनल वर्ड्स एज पॉसिबल विदाउट आल्टरिंग मीनिंग। तो पैराफ्रेज क्या होता है, पैराफ्रेज होता है, जो पोएट्री आपको दी गई होती है वो तो पोएट्री की सूरत में होती है, राइमिंग स्कीम वगैरह, लेकिन आपने उसको क्या करना होता है, एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना होता है, लेकिन अपने अल्फाज में उसे इस तरह लिखना होता है कि उसका कोई मानी चेंज ना हो जाए, मतलब चेंज ना हो जाए, उसका मतलब वही रहे, ठीक है, पॉसिबल विदाउट आल्टरिंग मीनिंग, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, कि ये ना हो कि आपकी जो बात करना चाह रहे हैं, जो शायर ने की हुई है, उसका मतलब भी चेंज हो जाए। राइट इन द सेम पर्सन एंड टेंस, सेम पर्सन एंड टेंस, तो जिसमें वो लिखा गया है उसी में ही आप लिखेंगे। पैराफ्रेज्ड poems are usually longer than the original due to the need to the clearly explain what each line means, तो ये ज़रा ओरिजिनल टेक्स्ट से लेंथी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें क्लियर करके बतानी होती हैं, शायर ने क्लियरली नहीं बताई हुई होती। अब देखें, विलियम वर्ड्सवर्थ की उसने एक पोएम दी है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये आपने मेरे ख्याल में पढ़ी होगी, डैफोडिल्स ऑलरेडी, ठीक है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स इन द हाई ओवर द वेल्स एंड द हिल्स व्हेन ऑल वंस आई सॉ क्राउड द होस्ट ऑफ द गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। अब देखें, इसी की पैराफ्रेजिंग उसने की हुई है, I strolled or roamed alone like the cloud that moves higher over the valleys, मैं ऐसे बादल की तरह आवारा घूम रहा था जो वादियों के ऊपर घूमता है, एंड हिल्स और पहाड़ों के ऊपर, ऑल ऑफ सडन अचानक, आई सा लार्ज नंबर ऑफ द गोल्डन डैफोडिल, मैंने बहुत सारे सुनहरी नरगे से आबी के फूल देखे, अलॉन्ग द लेक, नदी के किनारे साथ, अंडर द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, विच वर वेविंग एंड डांसिंग द मॉर्निंग ब्रीज, इन द मॉर्निंग ब्रीज, जो कि सुबह की हवा में, सुबह की ताज़ा हवा में, या बाद नसीम में, ब्रीज कहते हैं सुबह की हवा को, ठीक है, हवा को वैसे तो विंड कहते हैं, ब्रीज सुबह की हवा को कहते हैं, जो सुबह की हवा में लहलहा रहे थे। अब उसने ये
उस स्टैंजा दिया है कि इसको पैराफ्रेज करें। There was never a sound beside the wood but one, and that was my long sigh whispering to the ground. तो इसको मैंने पैराफ्रेज कर दिया है, ठीक है। इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, द ओनली साउंड इन द वुड्स वाज माय साइथ जेंटली कटिंग द ग्रास। इट वाजंट क्वाइट श्योर व्हाट वाज सेइंग, तो मुझे पता नहीं है कि वो क्या कह रहे थे, बट मे बी इट वाज टॉकिंग अबाउट हाउ हॉट द सन वाज। मुझे ये लगता है कि शायद वो सूरज की गर्मी के बारे में बात कर रहे थे। हाउ क्वाइट एवरीथिंग वाज, और किस कदर हर चीज़ खामोशी। दैट्स वाई इट वाज विस्परिंग सॉफ्टली इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग लाउडली, तो इसलिए वो विस्पर कर रही थी वो। तो ये एक बात याद रखें, जो आपकी पैराफ्रेजिंग होती है ये टोटली आपके अपने अल्फाज में होती है। अगर मैंने कर दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये अल्टीमेट है। हमेशा कोशिश किया करें कि ये आपके अपने अल्फाज में होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट अ समरी ऑफ द पोएम मूविंग, ठीक है। तो इसकी समरी मैंने लिखी है, द पोएम मूविंग इज अ कंटेम्पलेटिव एंड पीसफुल piece of the piece that explores the theme of the solitude and the quiet contemplation connect with the nature। ऐसी पोएम है जो आपको नेचर के साथ मिलाती है, द मेडिटेटिव क्वालिटी ऑफ द मैनुअल लेबर एंड द मिस्ट्री ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। और जो सोया हुआ माइंड होता है उसको जगाती है, नेचर हमेशा सोए हुए माइंड को जगाती है। द स्पीकर्स जेंटल मूविंग ऑफ अ फील्ड विद द साइट क्रिएट्स अ सूथिंग एटमॉस्फेयर। तो नेचर से हमेशा एक साफ सुथरा और अच्छा माहौल बनता है, इनवाइटिंग रिफ्लेक्शन ऑन द सिंप्लिसिटी एंड द ब्यूटी ऑफ द लाइफ, जिससे ज़िंदगी की खूबसूरती नज़र आती है। थ्रू द स्पीकर्स म्यूजिंग फ्रॉस्ट इवोक्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहता है, सेंस ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन होता है कि जब आप डीप थिंकिंग करते हैं, सजेस्टिंग दैट इवन द मोस्ट मुंडेन टास्क कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव। द पोएम ultimately becomes an ode to the beauty that nature and the human experience, reminding us slow down and appreciate the quiet moments in life। तो ये हमारे क्या था, समरी थी। तो ये आगे जो सी है ऐसे है, होपफुली ये आप लोगों को टीचर्स ने कराया होगा, लेकिन अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको वहीं पे कमेंट में बता दूंगा या उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। होपफुली आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, होपफुली आपको समझ आई होगी। लेकिन अगर आप बच्चों को समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।